India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश, कहा 2 हफ्ते के भीतर चुनावी चंदे का डाटा सीलबंद लिफाफे में करे कोर्ट में जमा। केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दाखिल। रिट में राज्यपाल पर विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप, कहा आरिफ मोहम्मद खान के पास है 8 विधेयक लंबित। फुटओवर ब्रिज के अभाव में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आए यात्री मुआवजे के हकदार। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला। हाईकोर्ट ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण का फैसला किया रद्द। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। चुनावी चंदे के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देने के मामले पर सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में आज तीसरे दिन केंद्र सरकार की दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने योजना को लेकर सरकार की नीति पर तर्क दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस योजना से सबको समान अवसर की नीति पर कोई फर्क नहीं पड़ता और जहां तक पारदर्शिता का सवाल है तो डिजिटल सिस्टम ही सबसे उपयुक्त पाया गया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए चाहे सिस्टम यही अपनाया जाए या कोई और सिस्टम की अपनी ही छाप होगी। उन्होंने कहा कि इस नीति के जरिए सरकार ने शेल कंपनियों की आड़ में चुनावी चंदे के फर्जीवाड़े को खत्म कर व्हाइट मनी को राजनीतिक चंदे के रूप में बढ़ावा दिया। यहां ये मानना गलत है कि सभी लेन देन भ्रष्टाचार का ही हिस्सा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस नीति के मुताबिक कोई भी आम नागरिक बॉन्ड खरीद सकता है। इतना ही नहीं, यह बॉन्ड एकल ही नहीं साझा तौर पर भी खरीदा जा सकता है। इस चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक पार्टी ही अधिकृत बैंक खाते के जरिए बुना सकती है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए इन कागजी राजनीतिक पार्टियों पर लगाम लगेगी जो सिर्फ काले धन को सफेद करने और चंदे के नाम पर नकद लेकर लोगों को आयकर में छूट दिलाने का गोरख धंधा करती हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अगर बॉन्ड एक पखवाड़े में नहीं भुनाया गया तो इसके बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी को इसका भुगतान नहीं मिल सकता। वहीं जिस दिन राजनीतिक पार्टी तय समय सीमा में बॉन्ड जमा करेंगी उसी दिन उनके खाते में वो रकम जमा हो जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से आज फिर सवाल पूछे। सवाल पूछते हुए कहा, अपनी इस मौजूदा योजना में खामियां हैं। अगर विधायिका चाहे और ज्यादा पारदर्शिता योजना ला सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि यहां संतुलन बनाने का काम कार्यपालिका को करना है, ना कि न्यायपालिका को। संतुलन बनना है। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इस योजना में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। पहला, इस योजना में लेन देन को कम करने की आवश्यकता है। दूसरा, चेक, ड्राफ्ट या प्रत्यक्ष डेबिट जैसे अधिकृत बैंकिंग चैनलों का उपयोग किया जाए। तीसरा, इसमें और पारदर्शिता हो। और चौथा, इस योजना को किकबैक की स्वीकृति का एक वैध तरीका नहीं बनना चाहिए। सीजेआई ने पूछा कि इस योजना को लाने के लिए आरबीआई एक्ट में संशोधन करना क्यों आवश्यक था।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट में पता लगता है क्योंकि पहले बॉन्ड केवल केंद्र सरकार और आरबीआई को जारी करने की अनुमति थी, लेकिन अब इसे एसबीआई जारी करना जो किसी तीसरे को अनुमति देता है। सीजेआई ने पूछा कि बैंक द्वारा जारी बॉन्ड के लिए सभी विवरण सही होंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल की दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई स्कीम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकती है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले पर 3 दिनों तक सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही चुनाव आयोग को 2 हफ्ते के भीतर चुनावी चंदे का डाटा सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करने का निर्देश दिया। So we'll again pass the same order. Please, before leaving, give us a list of nodal counsel, because the whole purpose of this hearing is to get the matters ready for hearing in the next 4 weeks or something. Well, in 901, I have circulated a note giving a background of those 3 orders, which were 3 to 5 to 7 to 9. All right. And because the reference has not been made specifically to any issue, well, let's kindly look into that note so that it can be taken. तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 30 सितंबर तक राजनीतिक दलों को मिले चुनावी बॉन्ड फंडिंग का डेटा जमा करने को कहा। चुनावी बॉन्ड और चंदे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया। सीजेआई ने कहा, हम इस स्तर पर एसबीआई से दाताओं की पहचान उजागर करने के लिए नहीं कहेंगे। वर्तमान स्तर पर इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम मात्रा जानना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो 30 सितंबर तक सभी राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले फंड का ब्यौरा हासिल करे और डेटा कोर्ट में जमा करे। चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही एक संविधान पीठ ने ये निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने आज तक चुनावी बॉन्ड दान का डेटा नहीं होने पर चुनाव आयोग से नाराजगी भी जताई। बेंच ने बताया कि 12 अप्रैल 2019 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसार ईसीआई आज तक चुनावी बॉन्ड फंडिंग के डेटा को बनाए रखने के लिए बाध्य था। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील अमित शर्मा ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग की धारणा थी कि अप्रैल 2019 का आदेश केवल 2019 के लोकसभा चुनावों के संबंध में जारी चुनाव बॉन्ड से संबंधित था। इस दलील को मानने से इनकार करते हुए बेंच ने कहा कि आदेश में साफ है कि डेटा लगातार इकट्ठा करना होगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, जब आप अदालत आ रहे थे तो आपको डेटा मिलना चाहिए था। हमने उस दिन आदेश पढ़ा, हम सभी ने एक विचार व्यक्त किया और हमें उम्मीद थी कि आप उस डेटा के साथ वापस आएंगे। सीजेआई ने कहा, हम इस स्तर पर एसबीआई से दानदाताओं की पहचान उजागर करने के लिए नहीं कहेंगे। वर्तमान स्तर पर इसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम मात्रा जानना चाहेंगे। चुनाव आयोग तब वर्तमान स्थिति तक डेटा एकत्र करने के लिए सहमत हुआ। वकील ने अदालत को अप्रैल 2019 के आदेश के संदर्भ में राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत डेटा वाला सीलबंद लिफाफा भी सौंपा। अप्रैल 2019 के आदेश में न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त किया है, वो सीलबंद कवर में भारत के चुनाव आयोग को प्रत्येक बॉन्ड के खिलाफ दानदाताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। ऐसे प्रत्येक बॉन्ड की राशि और प्रत्येक बॉन्ड के बदले प्राप्त क्रेडिट का पूरा विवरण, अर्थात उस बैंक खाते का विवरण जिसमें राशि जमा की गई है, और ऐसे प्रत्येक क्रेडिट की तारीख। आदेश के मुताबिक विवरण सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को दिया जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और उधर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। केरल सरकार का आरोप है कि राज्यपाल कई विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास 8 विधेयक लंबित हैं, जिन्हें राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक भेजे गए थे, लेकिन राज्यपाल उन्हें मंजूरी नहीं दे रहे हैं।
आरोप है कि 3 विधेयक बीते 2 साल से राज्यपाल के पास लंबित है। याचिका में केरल सरकार ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को निर्देश दे कि वो समय से विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी दे। याचिका के अनुसार सभी विधेयकों को समय से मंजूर करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए राज्यपाल बाधित है, ताकि लोगों के हित में जन कल्याणकारी योजना लागू हो सके। याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्यपाल अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे हैं। जो विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं, उनमें राज्यपाल को सरकारी विश्वविद्यालय के चांसलर पद से हटाने का विधेयक भी इस दौरान लंबित है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास रोके रख सकता है। अगर यह वित्त विधेयक नहीं है तो राज्यपाल इन विधेयकों को फिर से विधानसभा के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर विधानसभा फिर से इन विधेयकों को पास कर देती है तो फिर राज्यपाल इस विधेयक को अपने पास नहीं रोक सकते। अप्रैल 2023 में अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को जल्द पास करने का निर्देश दिया था। और आइए अब समझते हैं कि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। अब The Kerala High Court in the case of State of Kerala versus P.K. Radhakrishnan has clarified disciplinary actions against retired government employees. अदालत ने एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, नुकसान की वसूली को रद्द करने के ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका को संबोधित किया। अदालत ने माना कि सेवानिवृत्ति के बाद केरल सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमों के नियम 15 और 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अब लागू नहीं होगी। इसके अलावा सेवा के दौरान कदाचार के दोषी पाए गए पेशेंटभोगी से नुकसान की वसूली के लिए केरल सेवा नियम KSR के नियम 3 भाग 3 का पालन किया जाना चाहिए। फैसले में पूरी कार्यवाही के दौरान अप्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसने अनुशासनात्मक कार्यवाही को रोकने के ट्रिब्यूनल के फैसले की आलोचना की और इस बात पर प्रकाश डाला कि केरल सेवा नियम के KSR के तहत वसूली कार्यवाही की अनुमति दी जानी चाहिए थी। ये फैसला सेवानिवृत्त लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर स्पष्टता प्रदान करता है। ऐसे में मामलों, निष्पक्ष प्रक्रिया और कानूनों के पालन के महत्व पर जोर देता है। विवाह समानता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि ये विधायिका के तय करने का मामला है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की 5 जजों की पीठ ने 18 अप्रैल 2023 को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाली 52 याचिकाओं की सुनवाई शुरू की थी। लंबे विचार विमर्श के बाद पीठ ने 11 मई 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा द्वारा लिखे गए थे 4 फैसले सुनाए थे। इसमें सर्वसम्मति से माना था कि भारत में शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा सर्वसम्मति से ये भी माना गया कि सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह पर कानून नहीं बना सकता, क्योंकि यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश करने जैसा होगा।
न्यायालय ने सर्वसम्मति से ये भी माना था कि समलैंगिक जोड़ों को हिंसा, जबरदस्ती, हस्तक्षेप के किसी भी खतरे के बिना साथ में रहने का अधिकार है, लेकिन ऐसे रिश्ते को विवाह के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए कोई भी निर्देश पारित करने से परहेज किया। फैसले में सभी 5 जजों ने सर्वसम्मति से माना था कि विषम लैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यक्तिगत कानूनों सहित मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने का अधिकार है, जो उनकी शादी को विनियमित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में एक फैसला करेगा कि क्या एक ट्रांसजेंडर महिला घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। अदालत बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति जिसने एक महिला के रूप में अपनी पहचान के अधिकार का प्रयोग किया है, उसे अधिनियम की धारा 2A के तहत पीड़ित व्यक्ति माना जाता है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने अनुमति दे दी और मामले को जनवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों से भी जवाब मांगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस साल मार्च में उस व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर DV अधिनियम के प्रावधानों की इस दौरान प्रावधानों की चुनौती दी थी कि कथित तौर पर शादी से पहले एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति थी और उसने लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाई थी। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को प्रति माह 12,000 का अंतरिम गुजारा भत्ता देने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को भी बरकरार रखा था। पति ने अपनी याचिका में आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी ट्रांसजेंडर महिला DV अधिनियम में परिभाषित पीड़ित व्यक्ति के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, जो विशेष रूप से घरेलू संबंधों में महिलाओं से संबंधित है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवाह संपन्न नहीं हुआ था और जोड़े ने केवल ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत ट्रांसजेंडर रीति रिवाजों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एक समारोह आयोजित किया था। इसके आलोक में ये दावा किया गया कि भले ही विवाह को वैध मान लिया जाए, लेकिन ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि एक प्रतिवादी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में अधिनियम के तहत सुरक्षा के लिए पात्र महिला के रूप में योग्य है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता और भीमा कोरेगांव के आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की पीठ जगताप की जमानत याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पुणे के भीमा कोरेगांव में 2018 में हुई जाति आधारित हिंसा और प्रतिबंधित लोगों के साथ कथित संबंध रखने के सिलसिले में गिरफ्तार होने के बाद वह UAPA के तहत अपराधों के लिए सितंबर 2020 से जेल में बंद है। जस्टिस बोस जस्टिस सुधांशु धूलिया के साथ कारावास की अवधि पर विचार करने के अलावा ये भी माना कि अकेले आरोपों की गंभीरता जमानत से इनकार करने और उनकी निरंतर हिरासत को उचित ठहराने का आधार नहीं हो सकती है। इसके बाद जब जगताप की जमानत याचिका पर फिर से विचार किया गया तो अदालत ने संकेत दिया कि आवेदन पर निर्णय लेने में ये निर्धारण शामिल होगा कि क्या उसका मामला उस फॉर्मूले पर फिट बैठता है जिसमें सह आरोपी गोंसाल्वेस और फरेरा की जमानत याचिकाओं पर फैसला किया गया था। संक्षिप्त अदालती आदान प्रदान के दौरान जस्टिस बोस ने संकेत दिया कि जगताप की जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए परीक्षण यह था कि क्या उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के से बरामदगी सामग्री UAPA के तहत अपराध का खुलासा करती है। UAPA आरोपियों की ओर से पेश वकील
अपर्णा भट्ट ने कहा, और नई सामग्री पेश नहीं की जा सकती है क्योंकि इस स्तर पर कुछ नई सामग्री पेश करने का प्रयास किया जा रहा है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने संक्षेप में ये भी तर्क दिया कि आरोपों की प्रकृति के कारण इतने लंबे समय तक कारावास की सजा की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस बोस ने 30 नवंबर को सुनवाई फिर से तय करने का निर्देश देने से पहले स्वीकार किया। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में अपनाए गए शब्दों का पालन करने के महत्व का हवाला देते हुए अपनी पत्नी की हत्या के दोषी व्यक्ति की सजा को शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास से आजीवन कारावास में बदल दिया। जस्टिस वीवी कंकनवाड़ी और जस्टिस अभय एस वाघवासे की खंडपीठ ने पाया कि ट्रायल जज ने दोषी को उसके शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा देने में अति कर दी। अदालत ने कहा, अपीलकर्ता के वकील द्वारा यह सही कहा गया कि ट्रायल जज ने प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा देकर अति कर दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में माना कि सेशन कोर्ट को कारावास की अवधि को कानून में दिए गए प्रावधान से आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है। अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा। अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसमें मामले के रजिस्ट्रेशन में शामिल व्यक्ति, मेडिकल पेशेवर और जांच अधिकारी शामिल थे। अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया। इस प्रकार उसने वर्तमान अपील दायर की। अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट हर्षिता मंगलानी ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों की विश्वसनीयता पर संदेह जताया और मृतक की बेटी की गवाही में विसंगतियों की ओर इशारा किया। अभियोजन पक्ष के वकील एसडी ने बेटी की गवाही, जो बाल गवाह है, उसके गवाही के साथ साथ मृत्यु पूर्व बयानों की स्थिरता और विश्वसनीयता पर जोर दिया। सबूतों की दोबारा जांच करने पर अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु से पहले दिए गए दोनों बयान स्वैच्छिक, सच्चे और भौतिक आधार पर सुसंगत हैं। अदालत ने अपीलकर्ता की दोष सिद्धि बरकरार रखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली, लेकिन सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बाकी आदेश को बरकरार रखा गया। उधर झारखंड हाईकोर्ट ने फुटओवर ब्रिज और उचित प्रकाश सुविधाओं के अभाव में रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास करते समय अपनी जान गंवाने वाली महिला के परिवार को 8 लाख का मुआवजा दिया है। सुरक्षित यात्रा के लिए सुविधाएं प्रदान करने के रेलवे के कानूनी दायित्व पर जोर देते हुए हाईकोर्ट ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण का फैसला रद्द कर दिया, जिसने मृत रेल यात्री के परिवार को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा, वर्तमान मामले में मृतक वास्तविक रेलवे यात्री थी और रेलवे विभाग की लापरवाही के कारण फुटओवर ब्रिज और उचित बिजली रोशनी की सुविधा प्रदान नहीं करने के कारण यात्रियों के पास रेलवे रास्ता पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुरक्षित यात्रा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना निश्चित रूप से रेलवे के कानूनी दायित्व में आता है। जस्टिस श्रीवास्तव ने कहा, रेलवे प्रशासन वास्तविक दावेदारों को मुआवजा देने के दायित्व से बचने के लिए अपनी लापरवाही का फायदा नहीं उठा सकता, जिन्हें फुटओवर ब्रिज का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण मौत का खतरा होता है। रांची में ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मृतक की मृत्यु रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 123 के तहत परिभाषित अप्रिय घटना में नहीं हुई थी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये दर्शाता हो कि मृतक की ओर से खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या करने का कोई इरादा था। नतीजतन अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पिछला फैसला कानून के तहत अनुचित है और उसे पलट दिया और 6% ब्याज के साथ 8 लाख की राशि बतौर मुआवजा देने को कहा। कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
India Legal presents Courts Roundup.